हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिका's मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे यूनिट 14 का, जो स्टैटिस्टिक्स है हमारा सांख्यिकी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी आप काफ़ी हद तक इसका इंट्रोडक्शन भी ले चुके हैं, प्रेजेंटेशन भी सीख चुके हैं। तो आइए ब्रीफ रिव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी, यानी हमारे 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है उसको डिफाइन करते हैं, वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी है क्या? आप जानते हैं कि गणित में बहुत सारी शाखाएं डिफाइन की गई, मैथ्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें जैसे कि अपने बहुपद है या न्यूमेरिकल थ्योरी है, आपने पढ़ी है। बट अब जो हम पढ़ रहे हैं वो जो स्टैटिस्टिक्स है, वो गणित की ऐसी शाखा है जो सूचनाओं को अंकों के रूप में, संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हुए हमें उसके बारे में डिटेल में बताती है। तो सांख्यिकी गणित की ऐसी शाखा जो सूचनाओं को संख्याओं के आधार पर प्रदर्शित करती है, समझाने में मदद करती है। तो ये तो था सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद टर्म आती है आंकड़े। आंकड़े क्या है? आंकड़े अंकों से जुड़ा हुआ शब्द है कि जब भी किसी सूचनाओं को हम अंकों के आधार पर प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आंकड़े। किसी भी तरह से आपने सूचना एकत्रित की और उन्हें अंकों के माध्यम से, यानी नंबर्स के रूप में आपने उनको प्रदर्शित कर दिया, वो आंकड़े हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारी गली में मान लीजिए 10 घर हैं, तो प्रत्येक घर में परिवारों की या प्रत्येक घर में मेंबर्स की, सदस्यों की संख्या कितनी है? मान लेते हैं हमारा जो पहला घर है उसमें सदस्यों की संख्या है 5, दूसरा घर है उसमें सदस्यों की संख्या है 10, तीसरे घर में सदस्यों की संख्या है 15, चौथा घर है उसमें सदस्यों की संख्या है 18। इस तरह से जो आपने सूचना एकत्रित की कि उसमें कितने सदस्य हैं, साथ ही हमने आगे सूचना और एकत्रित की कि प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है। जैसे हमने माना कि इस परिवार में जो पहला घर था, इस परिवार में बच्चों की संख्या थी 1, दूसरे परिवार में बच्चों की संख्या थी 3, तीसरे परिवार में बच्चों की संख्या 4 और चौथा परिवार जिसमें 18 सदस्य हैं वहां पर बच्चों की संख्या है 6। तो इस प्रकार से हमने सूचनाएं एकत्रित की और उनको संख्याओं के रूप में, आंकड़ों के रूप में लिखा, वो आपके कहलाते हैं आंकड़े। अब हम डिस्कस कर रहे थे डाटास कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पहला पढ़ा जो है वो प्राइमरी डाटा, जो आंकड़े हमने खुद एकत्रित किए। जैसे कि हमने कहा, हमारे पास क्या क्वेश्चन था, हमें ये सूचना लेनी थी कि किसी मोहल्ले में, किसी गली में परिवारों की संख्या कितनी है। फिर उसके बाद आपको ये लेना था कि उस हर घर में सदस्यों की संख्या कितनी थी और प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या कितनी थी। तो जो आंकड़े आपने खुद अपने आप से जाकर एकत्रित किए, वो आंकड़े आपके कहलाते हैं प्राइमरी डाटाज। फिर बात आती है सेकेंडरी डाटाज की। सेकेंडरी डाटाज वो डाटाज हैं जो पहले से किसी ने लिख कर रख दिए हैं और आपने उनको प्रयोग कर लिया है किसी सूचना के लिए, किसी भी कार्य के लिए। जैसे कि पिछले साल विद्यालय में बच्चों का दाखिला कितना बढ़ा, 9वीं कक्षा में कितने दाखिले थे, 10वीं कक्षा में कितने बच्चों ने दाखिला लिया, 11वीं 12वीं में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। तो ये डाटा पहले से ही ऑलरेडी रजिस्टर में से लिखे हुए थे और आपने उनको प्रयोग कर लिया, आपने उनको यूज कर लिया आगे एनालिसिस करने के लिए। तो ये जो इस तरह के जो डाटाज हैं जो पहले से आप किसी सोर्स से आपने ले लिए हैं, वो सेकेंडरी डाटाज कहलाते हैं। इन डाटाज को डिस्क्रीट भी कहा जाता है, डिस्क्रीट डाटाज भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये तो हुए टाइप्स ऑफ डाटाज के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, वर्गीकृत और अवर्गीकृत डाटाज। क्लास 9th तक आपने जो डाटाज पढ़े, जो आंकड़े पढ़े, वो लगभग आंकड़े थे अवर्गीकृत। यानी कि जैसे हमने किसी 9वीं क्लास में किसी सब्जेक्ट का, लाइक में कह देते हैं मैथ्स का ही हमने टेस्ट लिया, 9वीं कक्षा में 10 बच्चे थे, 10 बच्चों के जैसे पहले बच्चे के अंक आए 15, 20 मार्क्स का हमने कोई टेस्ट लिया है, दूसरे बच्चे के अंक आए 18, तीसरे बच्चे के अंक आए 16, चौथे बच्चे के अंक आए 15, पांचवें बच्चे के अंक आए 12, छठे बच्चे के अंक आए 19, सातवें बच्चे के अंक आए 20, आठवें बच्चे के अंक आए 15 और 9वें बच्चे के अंक आए 16 और 10वें बच्चे के अंक आए 20। तो इस तरह से हमें टेबल फॉर्म में, जैसे हम कह देते हैं कि कॉमास लगाकर हमें आंकड़े दे दिए गए हैं। इन आंकड़ों में कहीं कोई वर्ग अंतराल नहीं बनाया गया है, सीधा ही हमें बताया गया है कि 15 अंक है पहले बच्चे के, फिर चौथे बच्चे के फिर से 15 अंक है, 8वें नंबर पे जो बच्चा है उसके फिर से 15 अंक है। तो यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल या कोई ग्रुप्स नहीं बनाए गए हैं। ये आंकड़े कहलाते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ये आंकड़े तब तक तो सूटेबल है जब तक आपके पास संख्या कम है या हमारी टेबल जो सारणी जो बहुत छोटी है, जैसे कि यहाँ सिर्फ 10 बच्चों का डिस्कशन किया।
अगर हमें इसको और आगे वास्ट ले जाना हो, 50 बच्चों तक डिस्कस करना हो या 100 बच्चों तक डिस्कस करना हो, तो वहां पर हम इस तरह से आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। वहां पर हमें ग्रुपिंग्स करनी पड़ेगी। जैसे कि हम 50 बच्चों का ले लेते हैं, तो हम कह देंगे कि 10 से 15 के बीच कितने बच्चों के अंक रहे। ये तो हमने एक इनिशियल लिया। 0 से 5 कह देते हैं, 5 से 10 कह देते हैं, फिर 10 से 15 कह देते हैं और 15 से 20 कह देते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का हमारा यहाँ पर टेस्ट है। तो हमने कह दिया, इस तरह से वर्ग अंतराल बना लिए कि 0 से 5 में जितने बच्चों के मार्क्स हैं उनकी संख्या बता दीजिए, 5 से 10 में जितने बच्चों के नंबर हैं उनकी संख्या बता दीजिए, 10 से 15 के बीच में जितने बच्चों के अंक हैं उनकी संख्या बता दीजिए, और 15 से 20 तक जितने बच्चों के अंक हैं उनकी संख्या हमें बता दीजिए। तो इस तरह से जो आंकड़े हम व्यवस्थित करते हैं, जब आंकड़ों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उन आंकड़ों को जब हम अरेंज करते हैं वर्ग अंतराल की फॉर्म में, तो वो आंकड़े हमारे कहलाते हैं वर्गीकृत आंकड़े, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रुप्ड डाटाज। ये बात हुई वर्गीकृत और अवर्गीकृत डाटाज की। 9th तक आपने वर्गीकृत पढ़े हैं, बट अब 10th में जो हम इस टॉपिक को एक्सटेंड कर रहे हैं वो हम सारा वर्गीकृत पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात आती है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, यानी कि डाटास को हमने पहले तो कलेक्शन कर लिया हमारा, फिर हमने उसका रिप्रेजेंटेशन भी करना है। डाटास आपने पहले कलेक्शन की, फिर आपने उसका प्रेजेंटेशन करना है कि किस तरह आंकड़ों को प्रेजेंट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं एनालिसिस की, कि किस तरह डाटास का एनालिसिस किया जाता है। जब आंकड़ों को कलेक्शन करने की बात आई तो हो गया, फिर उनका हमने अरेंजमेंट कर लिया, उनको प्रेजेंट कर लिया। प्रेजेंट करने के लिए हम बार ग्राफ्स यूज करते हैं, आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पिक्टोरियल ग्राफ्स आप पढ़ चुके हैं, पाई चार्ट आप पढ़ चुके हैं, दंडालेख, आयत चित्र, इन सब चित्रालेखों के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित आप कर चुके हैं। फिर बात आती है डाटास के एनालिसिस की, किस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं। आंकड़ों के लिए हम जो संख्यात्मक रूप में उनके रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम उनकी लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन कौन से हैं? पहला है माध्य, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मीन। दूसरा है आपका माध्यक, मध्य वाला अंक, जिसे कहा जाता है मीडियन। तीसरा हम पढ़ते हैं बहुलक, ये भी आपने 9th में पढ़ लिया है। बहुलक, बहुत बार आने वाला अंक, जिसे कहा जाता है मोड। तो ये 3 है सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट्स, जिन्हें हम डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ओगीव्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हमारी इसी यूनिट में। तो फिलहाल आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए, बाकी हम माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने की जो विधियां हैं, जो मेथड्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।